वेलकम टू पाकिस्तान अकाउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे एक वेल नोन एनर्जी इकोनॉमिस्ट से जिनका नाम है आफिया मलिक। आफिया मलिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट है। आफिया का 30 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है जिसके दौरान उन्होंने एक्सटेंसिवली पब्लिश किया है ऑन टॉपिक्स ऑफ पावर क्राइसिस, एक्सेस कैपेसिटी, सर्कुलर डेट एंड एनर्जी मार्केट रेगुलेशंस। आज हम उनसे जानेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान पावर क्राइसिस का शिकार है। जब ये 2006 में स्टार्ट हुआ था ना सेक्युलर डेट, उस वक्त मतलब मसला ये था कि हमने जो है अपना कंज्यूमर का जो टैरिफ था उसको फ्रीज किया हुआ था और हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स पे थी। हमारे यानी ऑयल का जो थी कंट्रीब्यूशन हमारे जनरेशन मिक्स में बहुत ज्यादा थी। ऑयल प्राइस शॉक आया, उस शॉक की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन थी वो बढ़ गई, लेकिन हमने जो कंज्यूमर एंड टैरिफ था उसको इंक्रीज नहीं किया। तो वहां से वो जो गैप इमर्ज हुआ वो तो सर्कुलर डेट आ गया। हमारे सिस्टम की कुछ इनएफिशिएंसीज भी थी जिसमें हमारी रिकवरीज भी नहीं हो रही थी, कुछ वहां पे वारंट एरर का भी की वजह से हमारी रिकवरीज कम हो गई। फिर हमारे जो सिस्टम के लॉसेस हैं जिसमें वो टेक्निकल लॉसेस भी हैं जो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स की वजह से हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स की वजह से, इसके अलावा नॉन टेक्निकल लॉसेस भी जो थेफ्ट वगैरह के इश्यूज भी हैं, वो सारे हमारे रिकवर हम नहीं कर सकते। इन सब की वजह से हमारा सर्कुलर डेट इमर्ज हुआ। इनिशियली तो हमने प्राइसेस को फ्रीज किया हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू की। प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारा सर्कुलर डेट जो है उसको कम किया जा सके, लेकिन सर्कुलर डेट हमारा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब वो बढ़ता क्यों जा रहा है? अब मैं पिछले 3-4 साल के एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे हम IMF के अंडर गए हैं तो IMF की कंडीशन ये थी कि हमने इस डेट को कम करना है। किस तरह से कम करना है? कंज्यूमर से हमने उसको रिसीव करना है। कंज्यूमर से कैसे हमने रिकवर करना है? कंज्यूमर से रिकवर करना है थ्रू टैरिफ। हमने कंज्यूमर टैरिफ बढ़ा दिया, लेकिन जो टैरिफ किसके लिए बढ़ा? वो सिर्फ बढ़ा कंप्लाइंट कंज्यूमर के लिए। उन कंज्यूमर्स के लिए नहीं बढ़ा कि जो पे नहीं कर रहे थे या जो चोरी कर रहे थे या जो हमारी इनएफिशिएंसी सिस्टम की इनएफिशिएंसीज थी उसको हमने वो जो है टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ जो है वो अपना टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यानी सर्कुलर डेट से डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इस पे आ रहा है, कंज्यूमर पे आ रहा है कि हमारा जो डेट हमने जो पार्क भी कर दिया है, जो सॉर्ट ऑफ हमने किया हुआ है, उसका भी जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो कंज्यूमर करेगा थ्रू फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज। वो कौन? हमारे बिल में पर यूनिट हम पे कर रहे हैं 3.42 रुपीज। कैपेसिटी पेमेंट्स बेसिकली है क्या? इसमें एक डेट पार्ट है और एक उसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। डेट पार्ट जो है वो इनिशियल 10 साल तक होता है कि उसमें जो है उन्होंने जो भी वो प्लांट लगा रहे हैं उसने जो डेट लेना है, तो वो इनिशियल 10 साल जो है वो ज्यादा होती है कैपेसिटी पेमेंट। उसके बाद उसका जो है वो परसेंटेज कम होना शुरू हो जाती है। वो फिर सिर्फ जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वाला पार्ट रह जाता है और अर्निंग जो उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस वाला भी कुछ प्लांट्स को दिया गया, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें फिर हमारी प्लानिंग का प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें एक तो ये कि हमारे यहाँ जो है ना कि हमारी डिमांड कितनी होगी, हमने कभी उसको एक्चुअल डिमांड ही फोरकास्ट नहीं कर सके। उसके बाद हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए जो हमारी डिमांड को केटर कर सके और किस टाइप की कैपेसिटी चाहिए। क्या वो बेस लोड के लिए हमें चाहिए और वो किस टाइप के लोड के लिए चाहिए? क्या वो हमें सिर्फ गर्मियों का जो है वो जिसको कहते हैं कूलिंग लोड के लिए हम उस कैपेसिटी को लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो डेफिसिट था हमारा शुरू से लेकर अब तक वो हमारा था बेसिकली गर्मियों में बहुत ज्यादा हमें लोड शेडिंग फेस करना पड़ रही थी। ठीक है, सर्दियों में भी आ गया था, उसकी और भी वजूहत थी कि हमारे जो है वो क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो हमारे कुछ प्लांट्स वगैरह की एफिशिएंसी भी उससे मुतासिर हुई, यानी हमने उनको चलाना बंद कर दिया। दुनिया भर में अगर देखें ना तो जो कैपेसिटी लगाई जाती है ना वो बेस लोड के लिए वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और उसके अलावा जो बाकी प्लांट्स होते हैं वो उनको फुल 100% कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं की जाती हैं। वो सिर्फ जब उनकी डिमांड होती है
वो तब उनको प्लांट्स को चलाया जाता है और उनकी प्राइस ठीक है वो रिलेटिवली उस वक्त बाकी प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा होती हैं जो बेस लोड के मुकाबले में, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट्स अलग से रेगुलर बेसिस पे नहीं की जा रही होती हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त की जा रही हैं। 2015 में अगर आपको याद हो सीपैक का बहुत ज्यादा हो रहा था कि हमने सीपैक का साइन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हमने सीपैक के अंडर पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। लेकिन वो क्यों लगाने हैं? क्योंकि साथ ही साथ उसमें और भी पैरेलल ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने अपनी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं जहां पे ये जितनी भी हम कैपेसिटी लगाएंगे ये वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा नहीं काफी चेंज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होनी थी वो तो नहीं हुई, लेकिन हमने कैपेसिटी जो थी वो सारी इंस्टॉल कर ली। दूसरे मुल्कों में भी दी जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ममालिक में जो है ना सब प्लांट्स पे नहीं दी जाती हैं। उनका जो है बेस लोड प्लांट्स पे जो है ना वो कैपेसिटी पेमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो उनके वो पीक लोड के जो जिनको वो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं ना उन पे ऐसा कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं होती, लेकिन उनको फिर एनर्जी के रेट्स जो दिए जाते हैं ना वो ज्यादा दिए जाते हैं ताकि उनकी वो जो रनिंग कॉस्ट है उसको पूरा किया जा सके। और दूसरी बात ये कि हम इतने लंबे लंबे एग्रीमेंट्स भी जो है ना उसकी भी एग्जांपल बहुत कम मिलती है कि हमने जो 30-30 साल के जो है एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि हमने 30-30 साल तक उनको पेमेंट्स करते रहना है। हमारी जो थर्ड कोल की जो है माइनिंग वगैरह भी वो फुली फंक्शनल नहीं थी, एक तो ये वजह थी। दूसरा जो थर्ड से हमारा कोल प्रोड्यूस भी हो रहा था ना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह करना है। और उस जमाने में जो इम्पोर्टेड कोल के जो था प्राइसेस भी थी, वो जो हमें थर्ड कोल की जो प्राइस वो इन्वेस्टर को जो ये पावर प्लांट का जो प्रोड्यूसर था उसको जो पड़ रही थी वो इम्पोर्टेड कोल सस्ता पड़ रहा था एज कम्पेयर टू थर्ड कोल पावर प्लांट। एक और जो मेन वजह थी कि हमारी जो कोल क्वालिटी है जो थर्ड से प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रिलेटिवली बट इज ऑफ बेटर क्वालिटी, उसमें वाटर कंटेंट कम होता है। ये तो बेसिकली पॉलिसी फेलियर है कि हमें पता तो था ना हमारे पास थर के रिजर्व्स हैं, हम इतना लेट क्यों एंटर हुए? हमें 90s में पता चल गया था ना कि हमारे पास रिजर्व्स हैं। उस वक्त तो दुनिया पीक पे यानी इंडिया में, चाइना में इनके तो टॉप पे था वो कोल के पावर प्लांट्स। तो हमने इतना लेट एंटर किया तो अब ये हमारे लिए फिर पनिशमेंट समझ लें। अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अब हमें अगर दुनिया के साथ चलना है, COP 28-29 में हमने साइंस सिग्नेटरी हो चुके हैं, हमने अपनी इमिशंस को भी कम, बेशक ठीक है अभी इस वक्त हमारे इमिशंस ज्यादा नहीं है, लेकिन हम मजीद इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। अपने कोल पावर प्लांट्स को एक्सपैंड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी हमारे पास इसकी। जब हमने ये वाले प्रोजेक्ट्स लगाए थे ना उस वक्त RLNG की प्राइसेस बहुत कम थी, ग्लोबल प्राइसेस, और उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज अपने गैस के रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसलिए हमें RLNG इंपोर्ट्स की तरफ, और RLNG की इंपोर्ट्स भी प्राइमरीली हमने स्टार्ट ही जो है इन पावर प्लांट्स के लिए की थी। वो पॉलिटिकल डिसीजन है बेसिकली कि जो हमारी गैस एलोकेशन पॉलिसी है कि हमने ये पावर प्लांट्स अगर लगाने ही थे तो हमने गैस पे क्यों नहीं लगाने। जब हमारे पास एक्सेस, उस वक्त हमारी शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी थी ना, क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटी तो चेंज नहीं कर रहे थे गैस एलोकेशन की। और उस वक्त तो हमारी CNG पे बहुत ज़्यादा, एक ज़माने में जब 2006 से हमने CNG को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी, तो हमारे यहाँ तो गैस रिजर्व्स तो ख़त्म हो रहे थे। उस वक्त गवर्नमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि हम वो डोमेस्टिक गैस रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो। वो उन्होंने अगर लगाने थे तो वो फिर इम्पोर्टेड RLNG पे ही लगाने थे। ये टैरिफ डिजाइन तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। इंडस्ट्रियल की कॉस्ट ऑफ सर्विस कम है एज कम्पेयर टू हाउस होल्ड्स। उनको क्योंकि वो उनका लोड ज्यादा होता है, उनको जब प्रोवाइड करने के लिए उनकी कम कॉस्ट ऑफ सर्विस आती है, लेकिन हम उनको क्योंकि ज्यादा चार्ज करते हैं और क्योंकि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स को। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन जो है ना इस पूरे मेस का वो है मार्केट। CTBCM के नाम से एक मॉडल हमारा डेवलप हो चुका है, लेकिन आप उसको स्टार्ट तो करें B2B कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडस्ट्री तैयार है उसके लिए। इंडस्ट्री कहती है कि हमसे वो डायरेक्ट B2B कॉन्ट्रैक्ट्स करें, उसमें से गवर्नमेंट निकल जाए, जो भी जनरेटर है उसके साथ वो डायरेक्टली जाकर कॉन्ट्रैक्ट करें और जो सिस्टम वो यूज कर रहे हैं उसका वो कॉस्ट पे कर दें। लेकिन मसला क्या है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त जो इनएफिशिएंसीज है ना उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हमने इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है
जो हमने लगा दी है इतनी ज़्यादा, तो हमें इन एफिशिएंसीज को थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सोल्यूशन होगा, और इस कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए कि अगर इसको प्रोडक्टिव यूज़ करना है और इंडस्ट्री को हमने दोबारा अट्रैक्ट करना है कि वो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर दे जो हमने लगा दी है, तो वो B2B कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चले जाएं।